जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत स्वागत है आपका टीम निष्ठा पर। तो आज की वीडियो से हम शुरुआत करने जा रहे हैं IBACIO के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एक सीरीज है, जिसमें हम सबसे पहले जनरल स्टडीज को डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो ये समझिए कि 100 क्वेश्चंस हैं एक पेपर में, 20-20 क्वेश्चन है 5 एरिया से: इंग्लिश, मैथ्स का, रीजनिंग का, जीएस का और आपका करंट अफेयर्स का। तो इस पर्टिकुलर सीरीज में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे जो 2024 में क्वेश्चन पूछे गए थे। उस समय पर 8 शिफ्ट्स में ये एग्जाम हुआ था, तो लगभग 800 क्वेश्चन हो गए। तो हर क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन जनरल स्टडीज के, तो हो गए 160 क्वेश्चन। तो ये 20-20 क्वेश्चन करके हम डिस्कस करेंगे। 8 सेशंस होंगे इसमें, और फिर एक मैं कंबाइंड सेशन भी बना दूंगा सबको मर्ज करके, उसको भी आप देख सकते हैं। आइडिया ये है कि इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जब हम डिस्कस कर लेंगे तो बहुत सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी कि किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। तो टॉपिक्स कौन कौन से हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ये सवाल आ रहा है कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कौन से टॉपिक है जो हमें पढ़ने हैं। तो एक तो ये आइडिया हो जाएगा, और इससे रिलेटेड अगर आप कहीं से भी पढ़ के आ रहे हैं, ये वीडियो कभी भी देख रहे हैं, एग्जाम से 10 दिन पहले देख रहे हैं, 15 दिन पहले देख रहे हैं, 2 महीने पहले देख रहे हैं, तो ये जो वीडियो है आपके लिए एक रेडी रेफरेंस रहे। इस वीडियो के थ्रू हम सिर्फ क्वेश्चन डिस्कस नहीं करेंगे, उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन पॉसिबल हो सकती है उस सबको हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, ताकि अपने आप में एक अच्छा खासा ये रेफरेंस हो, आपकी प्रिपरेशन में काफी हद तक एनहेंसमेंट आपको देखने को मिले। और ये देखा गया है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब नॉट वर्बेटिम, बट हाँ, वहां से ब्रॉडली जो कंसेप्ट हैं वो रिपीट होते हैं, खासकर IBACIO के एग्जाम में। शुरुआत करते हैं सेशन की। मैं संदीप बंसल आपका स्वागत करता हूं। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। ये है मेरी ब्रीफ इंट्रोडक्शन, ठीक है जी। एंड ये है आपका ncrtquiz.com, एक पोर्टल जो है हमने बनाया है ncrtquiz.com को लेकर। इस ncrtquiz.com का जो पोर्टल है, इसमें हमने चैप्टर वाइज क्विजेस बनाए हैं। चैप्टर वाइज क्विजेस कैसे हैं? हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी के 6 to 12th क्लास के, मतलब आप एक चैप्टर पढ़िए, उसके क्वेश्चन कीजिए। क्वेश्चंस को भी हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहले इजी क्वेश्चन है, वन लाइनर क्वेश्चन, फिर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, जैसे IBACIO में भी पूछे गए हैं, यूपीएससी में पूछे जाते हैं 1 2 3, सो 1 2 करेक्ट, 2 3। फिर आपका मैच द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्वेश्चन, जो भी IBACIO में पूछे गए हैं और यूपीएससी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। साइंस का 6 to 10th कवर किया हुआ है अभी तक हमने, पॉलिटी 9 to 12th, इकोनॉमी, आर्ट एंड कल्चर 11 12th, और इसके अलावा मॉक टेस्ट है आपके CDS, CAPF, AFCAT, CGCAT, और इसके अलावा IBACIO के जो ये हम सीरीज करने जा रहे हैं, इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं हम इवेंचुअली अपलोड करेंगे, ताकि आप एक पूरा पेपर भी जाकर टेस्ट करें, और मॉक टेस्ट भी हम अपलोड करेंगे, ठीक है। तो उसकी एक अलग हम टेस्ट सीरीज बना देंगे IBACIO को लेकर, ताकि आपको एक अच्छा क्वेश्चन का प्रैक्टिस हो जाए। IBACIO में अगर आप मेरे से पूछेंगे, प्रिपरेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी एक्यूरेसी और आपकी स्पीड, क्योंकि 60 मिनट में 100 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है जी। तो ये ncrtquiz.com के बारे में मैंने आपको बता दिया है। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी, आई एम संदीप बंसल, एंड ब्रीफ एकेडमिक एंड प्रोफेशनल क्रेडेंशियल्स। शुरुआत करते हैं सेशन की। विच ऑफ द फॉलोइंग वर द एस्पेक्ट्स ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है। हरित क्रांति के क्या क्या एस्पेक्ट्स थे उनको देख लेते हैं। ओके, सो यूजिंग हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, यस, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी में जो है वीट और राइस कल्टीवेशन में हम देखते हैं, खासकर वीट में हाई यील्डिंग वैरायटीज है, जिसकी वजह से 60s और 70s के दौर में, मतलब लेट 60s में और अर्ली 70s और 80s तक जाते जाते हम सेल्फ सफिशिएंट बन चुके थे फूड ग्रेन प्रोडक्शन में, ठीक है। तो उसका एक बहुत बड़ा रीजन क्या है? हाई यील्डिंग वैरायटीज, बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर MS स्वामीनाथन, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया, ठीक है जी। और ओवरऑल फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन किसको कहा जाता है? नॉर्मन बोरलो, ठीक है। तो ये दो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, जिसमें आपका ट्रैक्टर्स आ गए, मॉडर्न मशीनरी आ गया, इंसेक्टिसाइड्स आ गए, पेस्टिसाइड्स आ गए, ठीक है जी। यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स, यस। और इरिगेशनल फैसिलिटीज, ठीक है, क्योंकि पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी में इरिगेशनल फैसिलिटीज थी, तो यहां पर सबसे पहले एक प्रोजेक्ट के रूप में यहां पर ग्रीन रेवोल्यूशन इंप्लीमेंट किया गया। तो ये भी सही है। आंसर क्या हो गया आपका? ABCD, ठीक है। चारों ही ऑप्शंस यहां पर आपके सही हैं, ठीक है जी।
सो ट्रैक्टर्स, हार्वेस्टर्स यूज हुए, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स यूज हुए। ठीक है, तो चारों ही ऑप्शन है, आसान क्वेश्चन था आपका ये। ओके, द टर्म सेक्युलर वाज एडेड टू द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय 45th 42nd। ठीक है, अच्छा ये 42nd अमेंडमेंट, ईयर गलत दे दिया यहां पर। ठीक है, तो ध्यान रखना। अच्छा, इसका मैंने आपको बताया भी था कि 42nd 1976 है और 44th जो है 1978 है। इसको ऐसे याद रख लेना, 4+4 8, 4+2 6। ठीक है, तो ये हो गया आपका 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। इसमें तीन वर्ड ऐड हुए थे, जिसकी मैं कई बार ट्रिक बताता हूं। सिस, सिस्टर का सिस, या SSI यूज याद कर लो, या सिस्टर याद कर लो, सिस्टर का सिस। सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी, तीन वर्ड जो है ऐड हुए थे आपके 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। ठीक है जी, तो आंसर क्या हो गया आपका? बी। ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट आपका, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, खासकर अगर आपने पॉलिटी अच्छे से नहीं पढ़ा है, सिर्फ सुपरफिशियली पढ़ा है, तो ये शायद आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। ओके, देखते हैं क्या है। जुडिशियल डिसीजंस आर बाउंड बाय द प्रेसिडेंट इन कॉमन लॉ। देखो प्रेसिडेंट क्या होता है, अभी इस पे डिस्कस करेंगे। वेयर एज क्वासी जुडिशियल डिसीजंस आर जनरली नॉट। प्रेसिडेंट होता है कि पहले क्या चीज कही गई थी। जैसे कई बार हम वर्ड यूज करते हैं केस लॉज, कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे जजमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। वेरी फेमस केशव नंदा भारती जजमेंट है ना, 24 अप्रैल 1973, 13 जजेस बैठे थे, 7-6 की रेशो में जो उसका जजमेंट आया था। वेरी हिस्टोरिक जजमेंट। उसके अलावा हम बहुत सारी और कॉन्स्टिट्यूशनल जजमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। एक यूट्यूब पर ही मेरा आपको वीडियो मिल जाएगा, टॉप 25 कॉन्स्टिट्यूशनल जजमेंट्स, सर्च कीजिए आपको मिल जाएगा, इसी चैनल पे मिल जाएगा। तो काफी डिटेल में हमने वो जजमेंट्स पे डिस्कस की हुई है, एक बार उसको भी देख ही लेना। एनीवेज, देखो प्रेसिडेंट का मतलब है कि पहला अगर जो है सुप्रीम कोर्ट ने या हाई कोर्ट्स ने कोई डिसीजन दिया है तो वो एक प्रेसिडेंट माना जाएगा, है ना। जैसे हम इसको ऐसे समझ लो कि हम कहते हैं कि हमारे देश का कल्चर, ये हमारे प्रथाएं हैं जो चली आ रही हैं, है ना, उसको माना जाता है। तो वैसे ही कुछ है कि जो पहले डिसीजन दिया गया है उसको माना जाएगा, उसको आगे के केसेस में मेंशन किया जा सकता है। सो जुडिशियल डिसीजंस में क्रिएट न्यू लॉज, जुडिशियल डिसीजंस, तो इसीलिए केस लॉ वर्ड यूज होता है, केस लॉ। ठीक है, कि जो भी डिसाइड किया गया है, जैसे विशाखा गाइडलाइंस थी। ठीक है, जब राजस्थान में केस हुआ, ठीक है, सेक्सुअल हरासमेंट का केस हो, तो उसको लेकर सेक्सुअल हरासमेंट, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेसेस को लेकर विशाखा गाइडलाइंस आई थी। तो क्योंकि कानून नहीं था, तो उस केस में ये गाइडलाइंस ही कानून का काम करती हैं। कई बार कानून में कुछ लूप होल्स होते हैं, तो जब सुप्रीम कोर्ट की या हाई कोर्ट की जजमेंट आती है तो उसको एक तरीके से कानून के रूप में ही देखा जाता है, जब तक कि नया कानून नहीं बन जाता या उसको और फर्दर क्लैरिफिकेशन नहीं आ जाती। बट जो क्वासी जुडिशियल डिसीजंस होते हैं, दे आर बेस्ड ऑन द एग्जिस्टिंग लॉ। ठीक है, वो अपने जो एग्जिस्टिंग लॉ है उन्हीं पर बेस्ड होते हैं, उनके पास ये पावर्स नहीं होती हैं। देखो क्वासी जुडिशियल जो बॉडीज होती हैं उनमें जनरली आपको जजेस भी मिलते हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स भी मिलते हैं, जैसे ब्यूरोक्रेट्स हो गए, वो भी आपको देखने को मिलते हैं। बहुत सारी आप जो है क्वासी जुडिशियल बॉडीज को देख सकते हैं, जैसे नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल्स जो हैं बेसिकली, ठीक है, वो हमें क्वासी जुडिशियल बॉडीज के रूप में देखते हैं। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहां पर सही हैं। तो आंसर क्या हो गया? बोथ ए एंड बी। ठीक है जी, ओके। सो यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म मैं आपको बताता हूं। सो बेस्ड ऑन द प्रेसिडेंट, डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेयर डिसाइसिस। ठीक है, स्टेयर मतलब देखना, हाँ, कितना वाई आर यू स्टेयरिंग एट मी। ठीक है, स्टेयर डिसाइसिस, डिसाइसिव मतलब डिसीजन। ठीक है, पुराने डिसीजन को देखना। इसका मकसद क्या है कि कॉन्टिन्यूटी बनी रहे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि देश के किसी कोने में कुछ कानून चल रहा है, किसी अलग तरीके से उसको इंटरप्रेट किया जा रहा है, देश के दूसरे कोने में कानून को अलग तरीके से इंटरप्रेट किया जा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट्स हैं उनको कोट किया जा सकता है कि देखिए सुप्रीम कोर्ट ने फलाने केस में ये डिसीजन लिया था, तो क्योंकि इस केस के जो फैक्ट्स हैं वो लगभग सिमिलर हैं, तो इसमें भी ये जजमेंट दी जानी चाहिए। ठीक है, okay, so doctrine of stare decisis is a fundamental principle in common law which to stand by things decided in written. ठीक है, तो कोर्ट जो है फॉलो प्रीवियस डिसीजंस को फॉलो करता है, प्रीवियस डिसीजंस को कोर्ट जो है फॉलो करती है। ठीक है, चलिए, मैंने थोड़ा सा डिटेल में इसलिए डिस्कस किया है क्योंकि
कुछ जो नॉन पॉलिटी बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं, नॉन लॉ बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए हो सकता है थोड़ी दिक्कत आई। आगे चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, भगवत गीता इज अ पार्ट ऑफ महाभारत एंड इज अ डायलॉग बिटवीन कृष्णा एंड अर्जुन। बिल्कुल है जी, ये भगवत गीता जिसमें कृष्ण, भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच में एक संवाद है, ये तो खैर आई थिंक बहुत ही बेसिक स्टेटमेंट है। शंकराचार्य इज एसोसिएटेड विद अद्वैत वेदांत स्कूल ऑफ हिंदू फिलॉसफी। ओके, चलो बिल्कुल ठीक है जी, ये अद्वैत वेदांत। थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं कि ये क्या होता है, अद्वैत क्या होता है। देखिए, सबसे पहले एक टर्म आता है द्वैत। द्वैत, द्वैत मतलब डुअलिज्म। ठीक है जी, डुअलिज्म मतलब कई बार कहा जाता है ना कि ये सब मोह माया है। ठीक है, डुअलिज्म कहता है कि भाई ये भी सच है, ये जो संसार हम देख रहे हैं, और एक जो भगवान की बात कर रहे हैं वो भी है, सुप्रीम सोल की जो हम बात करते हैं, ब्राह्मण। ब्राह्मण यहां पर जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र वाला नहीं, सुप्रीम सोल की बात की गई है कि वो सुप्रीम सोल अलग है और ये अलग है। ठीक है, तो ये है डुअलिज्म का कंसेप्ट। एक कंसेप्ट आता है अद्वैत का कंसेप्ट। अद्वैत का कंसेप्ट क्या कहता है कि जी नहीं, अद्वैत, नॉन डुअलिज्म, ऐसा नहीं है, ये सब मोमाया है, हम सब उसी का पार्ट हैं, उस ब्राह्मण या कह लीजिए सुप्रीम सोल का पार्ट हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका अद्वैत फिलॉसफी। एक और फिलॉसफी है विशिष्ट अद्वैत। ठीक है, विशिष्ट अद्वैत क्या कहता है, मतलब इसको ऐसे समझ लो कि सुप्रीम सोल और जो हम सारी सोल्स हैं वो अलग हैं। ये कहता है कि नहीं, हम इसी सोल का पार्ट हैं। विशिष्ट अद्वैत कहता है कि हम, हाँ, उसी का पार्ट हैं, नो डाउट, बट हम आपस में अलग अलग हैं। मतलब ऐसे समझ लो कि हम सारी सोल जो हैं मिलकर ये एक सुप्रीम सोल बना रही हैं, बट आपस में हम अलग हैं, विशिष्ट अद्वैत। ठीक है जी, तो ये अलग है, तो ये बिल्कुल ठीक है। शंकराचार्य इज एसोसिएटेड विद अद्वैत वेदांत। भगवान शंकराचार्य को शंकर भगवान शिव से याद रख लो। ठीक है, कि वही है सब कुछ। ठीक है, हम जो है अहम ब्रह्मास्मि, उस तरीके से भी आप इसको याद रख सकते हैं। ऋग्वेदा इज द ओल्डेस्ट ऑफ द वेदास, जिसमें हिम्स हैं। हिम्स मतलब मंत्र हैं डेडिकेटेड टू द वेरियस डिटीज। ये भी बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक जनरल स्टेटमेंट है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, चार वेदों की हम बात करते हैं, उसमें सबसे पुराना क्या है, ऋग्वेद है। ओके, नाट्य शास्त्र, ठीक है, नाट्य, नाट्य मंडली, ड्रामा, ठीक है, सो एट्रीब्यूटेड टू सेज भारत, इज एन एंशिएंट इंडियन ट्रीटी ऑन परफॉर्मिंग आर्ट्स। ठीक है जी, परफॉर्मिंग आर्ट से रिलेटेड है एंड इज क्लोजली रिलेटेड टू द एक्सप्रेशन ऑफ हिंदू स्पिरिचुअलिटी। और ये कहा भी जाता है कि ये जो नाट्य शास्त्र है, जो आज के समय पर हम सिनेमा, थिएटर, ये सारी चीजें देखते हैं, वो यहीं से डिराइव होता है। और इसमें हर एक चीज, हर तरीके का एक्सप्रेशन, मतलब आप कर रहे हैं, कौन कौन से इमोशंस होते हैं, सबके बारे में डिटेल में लिखा गया है। ठीक है, ये हमारा जो एंशिएंट टेक्स्ट है। तो चारों ही स्टेटमेंट यहां पर अगेन सही हैं, तो आंसर हो गया आपका 1 2 3 4। ठीक है जी, आंसर हो गया आपका 1 2 3 4। ठीक है जी, डायलॉग बट इन दिस, शंकराचार्य इज लीडिंग एक्सपोनेंट ऑफ अद्वैत वेदांत। ठीक है, ओल्डेस्ट वेदा। ठीक है, जिसमें हिम्स रिलेटेड टू गॉड्स लाइक अग्नि, इंद्र, वरुण। और नाट्य शास्त्र फाउंडेशनल टेक्स्ट है, ड्रामा, म्यूजिक, डांस, कंपोज्ड बाय भरत। सो मामलुक डायनेस्टी वाज एंडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स, जलालुद्दीन खिलजी, फिरोज जलालुद्दीन, फिरोज खिलजी, तैमूर, कुतुबुद्दीन ऐबक, गयासुद्दीन तुगलक। अच्छा, अब मामलुक डायनेस्टी कौन सी है, स्लेव डायनेस्टी। ठीक है, स्लेव डायनेस्टी। अब जब हम दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ते हैं तो हम देखते हैं दिल्ली सल्तनत का जो पीरियड है उसमें हमें 5 डायनेस्टीज देखने को मिलती हैं। तो सबसे पहले स्लेव डायनेस्टी, उसकी शुरुआत कौन करते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक। अब इसकी एक ट्रिक है, साउथ कोरिया टू श्रीलंका, साउथ कोरिया टू श्रीलंका। तो एस से हो गया स्लेव डायनेस्टी, के से हो गया खिलजी डायनेस्टी, टी से हो गया तुगलक डायनेस्टी, एस से हो गया सैयद, और एल से हो गया लोदीस। ठीक है जी, अब स्लेव डायनेस्टी के बाद कौन सी है, खिलजी डायनेस्टी। अब कह रहा है कि मामलुक डायनेस्टी वाज एंडेड बाय, एंडेड बाय किसने किया, खिलजीज ने किया। ऑप्शन में खिलजी कहां पर है, यहां पर है, एक ही ऑप्शन है जो खिलजी है, तो आंसर क्या हो गया आपका, ए। ठीक है जी, तो इस तरीके से अगर आपको आंसर नहीं भी पता था, पर अगर आपको ये ट्रिक पता थी कि साउथ कोरिया टू श्रीलंका, ठीक है, ये ट्रिक है पांचों दिल्ली सल्तनत जो डायनेस्टीज हैं उनके लेकर, तो आप इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं। ठीक है जी, सो
1219 जलालुद्दीन खिलजी ओवरथ्रू द लास्ट मामलुक सुल्तान एंडिंग द स्लेव डायनेस्टी। और तैमूर की बात करें तो काफी सालों बाद जो है इन्वेड करता है लॉन्ग आफ्टर खिलजी डायनेस्टी, रिप्लेस द मामलुक्स। कुतुबुद्दीन ऐबक तो रादर फाउंडर है मामलुक डायनेस्टी का, ठीक है। एंड गयासुद्दीन तुगलक फाउंडर ऑफ तुगलक डायनेस्टी, जो कि खिलजी के बाद आती है। टेहरी डैम लोकेटेड ऑन द भागीरथी रिवर इन उत्तराखंड इज द हाईएस्ट डैम इन इंडिया। और भागीरथी रिवर और अलकनंदा मिलकर ही क्या बनाती हैं, गंगा या मां गंगे, ठीक है जी। काकरापार एटॉमिक पावर प्लांट इज सिचुएटेड इन तापी, गुजरात। नरोड़ा एटॉमिक पावर स्टेशन सिचुएटेड इन उत्तर प्रदेश, मेजर कंट्रीब्यूटर टू इंडिया न्यूक्लियर पावर प्रोडक्शन। अब देखो इसमें ना ऐसा कुछ नहीं लिखा कि सबसे बड़ा है या टॉप 5 में है। मेजर कंट्रीब्यूटर, यस इट इज मेजर कंट्रीब्यूटर। अगर आपको ये क्लियर है कि ये उत्तर प्रदेश में है, बिल्कुल ठीक। काकरापार आपका गुजरात में है, ये भी ठीक है। और पहला जो है भागीरथी रिवर पर टेहरी डैम है उत्तराखंड में, बहुत फेमस, और इट इज द हाईएस्ट डैम, ये भी ठीक है, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया आपका 1 2 3, ठीक है जी, ऑल आर करेक्ट। सो 260 मीटर इज द हाईएस्ट इंडिया टॉलेस्ट डैम लोकेटेड इन तापी डिस्ट्रिक्ट, गुजरात, ठीक है जी, सारी फैक्चुअली करेक्ट है। लिटरेसी रेट ऑफ मेल्स इन इंडिया एज पर सेंसस 2011 इज अराउंड, ठीक है जी, 79, 74, 82, 76, ठीक है। तो यहां पर ये आंसर दे दिया है, यहां पर 82% है, ठीक है। एक्चुअली 82.14% है, ठीक है, 82.14% है। और देखो इसकी डेफिनेशन क्या है लिटरेसी रेट की, 7 साल से जो ऊपर है, जो किसी भी भाषा में पढ़ सकता है, लिख सकता है विद अंडरस्टैंडिंग, उसको लिटरेसी रेट, मतलब उसको लिटरेट माना जाएगा। कोई ये नहीं है कि 10th पास होनी चाहिए या ग्रेजुएशन पास होनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। सिंपल ये है, लिख और पढ़ सकता है किसी भी भाषा में, ठीक है जी। उसके बाद जो है मेल लिटरेसी बैठता है आपका लगभग 82.14%, और द फीमेल लिटरेसी जो है वो है आपका लगभग दिस मच 65%, और ओवरऑल लिटरेसी रेट था 74%, ठीक है जी। चलिए, ओलंबना इज द फेस्टिवल ऑफ विच रिलीजन, हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, सिखिज्म, जैनिज्म। तो आंसर है आपका यहां पर बुद्धिज्म, ठीक है, जैनिज्म नहीं है, ठीक है, ये प्लीज इसको अवॉइड करना, ठीक है, दिस इज द बुद्धिज्म। अब ये थोड़ा सा इसके बारे में भी देख लेते हैं कि ये क्या कहता है। अच्छा, जो है श्राद्ध होते हैं हिंदुइज्म में, आप अगर आप लोगों ने श्राद्ध के बारे में सुना है, तो श्राद्ध में क्या होता है, कहा जाता है ना कि जो भी खाना खिलाया जाता है वो हमारे पितरों को, हमारे पूर्वजों को लगता है वो। तो यहां पर भी कुछ वैसी ही कहानी है, ठीक है। अगर आप, मैं मतलब एक एनोलॉजी ड्रॉ कर रहा हूं, नॉट एग्जैक्टली बट समझने के लिए, ठीक है। तो ये जो फेस्टिवल है ये भी कुछ उससे ही मिलता जुलता है। बेसिकली ये आपका महायान बुद्धिज्म में है। सबसे पहले तो दो तरीके के, महायान और हीनयान, बाद में चलकर वज्रयान बुद्धिज्म भी आता है, ठीक है जी। और कमेमोरेटिंग द फिलियल पीटी बेसिकली डीपली रूटेड इन बुद्धिस्ट वर्चू ऑफ एम्फेसाइजिंग द रिस्पेक्ट एंड केयर फॉर पेरेंट्स एंड एंसेस्टर्स, वही पूर्वज की बात हो गई, ठीक है। बेसिकली इसमें क्या है, मोदलज्ञान स्टोरी है। बेसिकली उनको एक काइंड ऑफ सपना आता है कि उनकी जो माताजी हैं, शी इज सफरिंग इन द आफ्टर लाइफ, ठीक है, उनके जाने के बाद, एंड सॉट गाइडेंस फ्रॉम द बुद्धा। अच्छा, अब क्या है कि जो भी बेसिकली हमारे पूर्वज हैं उनकी आफ्टर लाइफ अच्छी रहे, ठीक है, उसके लिए पूजा है एक तरीके से। सो बुद्धा एडवाइज्ड मोदलज्ञान टू मेक ऑफरिंग्स एंड इंगेज इन प्रैक्टिसेस टू हेल्प हिज मदर एंड अदर सफरिंग बींग्स। दिस एक्ट ऑफ मैरिज ट्रांसफर इज रिलेटेड टू सेंटर ऑफ द फेस्टिवल। मैंने आपको मोटा मोटा समझा दिया। अगर आप बुद्धिज्म, हिंदुइज्म में श्राद्ध में जो खाना खिलाया जाता है, अगर उस चीज को समझ रहे हैं, या बहुत सारी प्रैक्टिसेस हैं अक्रॉस इंडिया इन डिफरेंट फॉर्म्स जिसमें पूर्वजों को याद करके खाना खिलाया जाता है, तो वो इसीलिए है कि हम उनको याद कर रहे हैं और उनकी सुख शांति की कामना करते हैं और उनसे आशीर्वाद लेते हैं। तो कुछ मोटा मोटा उसी तरीके से आप इसको देख सकते हैं, ठीक है जी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992 प्रोवाइड्स फॉर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वार्ड्स कमिटी। अब ये भी क्वेश्चन बड़ा स्पेसिफिक है कि 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से क्वेश्चन लगभग लगभग आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है।
सो 12th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लिस्ट्स द पावर, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ म्युनिसिपैलिटीज। ये आपका बिल्कुल ठीक है। ठीक है, 11th देखो, दो शेड्यूल थे, 11th एंड 12th शेड्यूल। 11th शेड्यूल पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की बात करता है और ये म्युनिसिपैलिटीज की बात करता है। ठीक है जी, इसमें 29 फंक्शनल आइटम्स हैं, इसमें 18 फंक्शनल आइटम्स हैं। ठीक है जी, ये ध्यान रखना। तो ये सही हो गया। प्रोवाइड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वार्ड कमिटीज। अगर जहां पर जैसे मान लीजिए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, बड़ा है, तो वार्ड कमिटीज बनेगी। अर्बन लोकल गवर्नमेंट्स इन इंडिया इंक्लूड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपल काउंसिल एंड नगर पंचायत डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ ऑपरेशन। बिल्कुल ठीक है। तीन अलग अलग चीजें दी गई हैं। अगर बहुत बड़ा शहर है तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, छोटा शहर है तो म्युनिसिपल काउंसिल, उससे छोटा ठीक है नगर पंचायत। तो आंसर तीनों ही यहां पर अगेन स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तीनों ही स्टेटमेंट सही है। सो 243 डब्ल्यू जो है आउटलाइंस द पावर, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ म्युनिसिपैलिटीज। देखो, म्युनिसिपैलिटीज में सबसे इंपॉर्टेंट वार्ड कमिटीज की हमने बात की, तो डब्ल्यू से वार्ड कमिटी और उसमें पावर रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात की गई है म्युनिसिपैलिटीज। ये याद रखना, ये आर्टिकल भी इंपॉर्टेंट है, कुछ कुछ आर्टिकल्स। ठीक है, इसमें चलो कुछ आर्टिकल बता भी देता हूं। 243 आई से याद रखना इनकम। इनकम मतलब किससे रिलेटेड है? स्टेट फाइनेंस कमीशन से। स्टेट फाइनेंस कमीशन क्या बताएगा कि कितना पैसा जो है स्टेट गवर्नमेंट के पास रहना चाहिए, कितना पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज के पास जाना चाहिए। तो आई से इनकम, इनकम से स्टेट फाइनेंस कमीशन। ओके, 243 के से क्या हो गया? कौन बनेगा सरपंच? तो ये कौन तय कर रहा है, कौन इलेक्शन करा रहा है? सरपंच के। ठीक है, या पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज के। स्टेट इलेक्शन कमीशन। ठीक है, स्टेट इलेक्शन कमीशन। तो 243 के में स्टेट इलेक्शन कमीशन। तो ये कुछ आर्टिकल्स हैं जो आपको याद होने चाहिए। Who among the following was the minister who helped King Ashok acquire the throne? ठीक है जी, तो अशोक को किसने हेल्प करी थी जो है थ्रोन को एक्वायर करने के लिए? क्योंकि उस समय पर ही कहा जाता है कि अशोक ने अपने भाइयों को भी मारा। ये बहुत ही डिबेटेबल पॉइंट है वैसे। अगर आप गूगल करेंगे या ऑथेंटिक सोर्सेज से पढ़ेंगे तो बहुत सारे ऑथेंटिक सोर्सेज कहते हैं कि हाँ जी, ये कत्लेआम हुआ है। ठीक है, और यहां तक भी स्टैब्लिश हो चुका है कई बार कि भाई कलिंग वॉर के बाद जो कहा जाता है कि बुद्धिज्म में कन्वर्ट हुआ, वो पहले ही कन्वर्ट हो चुका था। ठीक है, तो ये काफी, इस पे काफी रीसेंट टाइम्स में काफी ज्यादा चर्चा है। एनीवेज, हम यहाँ पर क्वेश्चन पे आते हैं। सुसीमा, बद्र युद्ध, समुद्र और राधागुप्त। सो आंसर है आपका राधागुप्त। ठीक है जी, तो ये है आंसर डी। So semi-legendary figure mentioned in some Buddhist texts, later narratives, described as a minister or political advisor during the Mauryan Empire, especially during the Bindusar or Ashok. So Radhagupta supported Ashok's succession by helping him eliminate rebel princes, notably Susima, who was the elder son of Bindusar. ठीक है जी, चलिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मस्ट बी द मेंबर ऑफ लोकसभा और द राज्यसभा। यस, होना पड़ेगा। अगर नहीं है तो 6 महीने के अंदर अंदर उनको लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर बनना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ब्रॉडली अगर आप ये स्टेटमेंट देखें तो हो सकता है आप इसको कहें कि नहीं नहीं, जरूरी थोड़ी ना कर लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर बने। 6 महीने तक कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो सकता है, प्रोवाइडेड उसकी 25 साल की उम्र है और बाकी कंडीशंस वो फुलफिल करते हैं, तो वो बन सकते हैं प्रधानमंत्री। बट 6 महीने के अंदर अंदर उनको लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर बनना पड़ेगा। तो ये स्टेटमेंट मतलब अगर आप ब्रॉडली देख रहे हैं तो सही है, ज्यादा टेक्निकली देख रहे हैं तो हो सकता है गलत कर दे। बट आगे बढ़ते हैं। देखो, इसको इस पेपर में ना एक ध्यान रखना, जैसे जनरली हम यूपीएससी लेवल्स, यूपीएससी के जो एग्जाम्स हैं, जिसमें मैं मेनली 4 एग्जाम्स को लेता हूं, सिविल सर्विसेज, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए। उसमें ना हर एक स्टेटमेंट को हम बहुत क्रिटिकली एनालाइज करते हैं। यहां पर हम थोड़ा सा, अगर आप देखोगे, क्योंकि ऑफिशियल आंसर की भी हमारे पास है, जो भी आंसर हैं ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग है, तो इन्होंने ना स्टेटमेंट को थोड़ा ब्रॉडली लिया है। ठीक है, समझ रहे हो ना? इसको, इस स्टेटमेंट को आप ऐसे कह सकते हो कि पार्शली ट्रू है, टू अ ग्रेट एक्सटेंट ट्रू है, बट अगर कोई देखे कि नहीं जी 6 महीने तक तो जरूरी नहीं है। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। कुछ अगर गड़बड़ लगेगी हम एलिमिनेशन से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज द पावर टू ग्रांट पार्डन, रिप्रीफ, रिस्पाइट, रिमिशन ऑफ पनिशमेंट अंडर आर्टिकल 73। तो 73 के अंतर्गत नहीं है ये। ठीक है, तो ये क्रॉस हो गया। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ लोकसभा। जी नहीं, वाइस प्रेसिडेंट जो है पदेन सभापति होते हैं किसके? राज्यसभा के। ठीक है जी, तो ये आपका गलत हो गया। थर्ड स्टेटमेंट अगर गलत है तो ये गलत हो गया। ठीक है जी, ये गलत हो गया।
ओके, द गवर्नर ऑफ स्टेट इन इंडिया इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। अब ये कंफर्म सही है, फोर्थ स्टेटमेंट इज कंफर्म सही, ये हम समझ गए कि गवर्नर जो है भारत में कौन अपॉइंट करता है, राष्ट्रपति जी अपॉइंट करते हैं, और गवर्नर जो है अपने पद पर तभी तक बने रह सकते हैं जब तक राष्ट्रपति जी चाह रहे हैं। ओके, तो ये फोर्थ स्टेटमेंट अगर सही है, तो अगर मैंने थर्ड स्टेटमेंट को कंफर्म गलत कर दिया है तो ऑप्शन ही एक बचा, 1 और 4। ठीक है जी, तो आंसर इसीलिए फर्स्ट स्टेटमेंट को हम ब्रॉडली सही मानकर चल रहे हैं, तो आंसर हो गया आपका 1 और 4। ठीक है, पार्टिंग पावर आर्टिकल 72। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ब्रह्मपुत्र रिवर इज नोन एज अ सांगपो इन अपर रीचेस इन तिब्बत। ठीक है जी, ब्रह्मपुत्र को सांगपो कहा जाता है, यारलुंग सांगपो टू बी वेरी स्पेसिफिक। ठीक है, और गोदावरी रिवर को जो है कई बार दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है, गेंजीज ऑफ साउथ या गंगा ऑफ साउथ, बिल्कुल ठीक है जी। कृष्णा रिवर हैज द सेकंड लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन इंडिया आफ्टर द गंगा। जी नहीं, ठीक है, कृष्णा गंगा नदी के बाद और भी नदियां हैं, जैसे गोदावरी है, ठीक है, नर्मदा है, तो ये जो है कृष्णा नदी वाला फैक्ट गलत हो गया आपका। ठीक है जी, इंडस रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम तिब्बतन प्लेट्यू नियर द लेक मानसरोवर। देखो 3 नदियां हैं, लेक मानसरोवर के पास 3 नदियां हैं, जिसकी मैं हमेशा ट्रिक बताता हूं, BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। इन तीनों को हम एंटीसीडेंट रिवर्स भी कहते हैं, एंटीसीडेंट रिवर्स। एंटीसीडेंट रिवर्स क्या होती हैं? पूर्ववर्ती नदियां, बेसिकली जो हिमालयस के बनने से पहले जो नदियां हैं। ठीक है, तो एक नदी ऐसे समझ लो इस तरफ आ जाती है, इंडस नदी, फिर ऐसे साउथ में। ठीक है, एक सतलुज, ठीक है, सतलुज, इंडस, और एक इस तरफ ब्रह्मपुत्र। ठीक है, ब्रह्मपुत्र। 3 नदियां हैं बड़े आसपास से जो है ओरिजिनेट होती हैं, BIS, तीनों ही एंटीसीडेंट रिवर्स हैं, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। सो आंसर क्या हो गया आपका 1 to 4। ठीक है, आंसर हो गया आपका 1 to 4। ठीक है जी, ओके। Consider the following statement. HDI, Human Development Index, assess country's average accomplishment in 3 aspects: long and healthy life, knowledge and decent standard of living. Yes, 3 चीजों को देखता है, आपकी एजुकेशन, आपकी हेल्थ और आपकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, दैट इज इनकम जो है, पर कैपिटा इनकम, परचेजिंग पावर पैरिटी की टर्म्स में। ठीक है जी, ये बिल्कुल ठीक है। केरला हैज कंसिस्टेंटली टॉप्ड अमंग इंडियन स्टेट्स इन HDI रैंकिंग्स। यस, एजुकेशन हेल्थ को लेकर काफी अच्छा है, अकॉर्डिंग टू ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। अब ये थोड़ा सा स्पेसिफिक हो गया ये वाला फैक्ट, इधर यू नो इट और डोंट। ठीक है, तो अगर आपको नहीं पता तो अवॉइड डूइंग द क्वेश्चन। 100 क्वेश्चन है 60 मिनट में, मैं हमेशा बोलता हूं उन क्वेश्चन को करो जो इसमें आप बहुत कंफर्टेबल हो। ठीक है, सो इंडिया रैंक्स 135 ऑफ दिस, बिहाइंड बांग्लादेश एंड श्रीलंका। ये फैक्ट गलत है, आंसर हो गया आपका 1 और 2। ठीक है, ये फैक्ट क्यों गलत है यहां पर आप देख लीजिए। ठीक है, 131 आउट ऑफ 91, तो ये यहां पर गलत दिया था। बांग्लादेश श्रीलंका का भी रैंक गलत दिया था। ठीक है, 126 है इसका और इसका 73 है। ठीक है जी, चलो। द हाइट ऑफ डांसिंग गर्ल फिगरीन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज अबाउट। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। डांसिंग गर्ल जो की हाइट जो है वो कितनी है? ठीक है, 83, 169, 11 सेंटीमीटर। अब थोड़ा सा भी अगर आपको ध्यान है कि इट वॉज अ शॉर्ट जो है, मतलब कह लीजिए जो हमें मिला है डांसिंग गर्ल का फिगरिन, इट वॉज नॉट अ लाइफ साइज। ठीक है, अगर 169 सेंटीमीटर या 111 है तो काफी बड़ा हो गया। 169 सेंटीमीटर तो बहुत लोगों की हाइट होगी, आप लोग इस जो वीडियो को देख रहे होंगे। ठीक है, तो ये लाइफ साइज नहीं था, ये छोटा साइज था, तो आंसर क्या है आपका 11 सेंटीमीटर। ठीक है, द फेमस ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल स्टैच्यू फ्रॉम मोहनजोदाड़ो इज अप्रोक्सीमेटली 10.5 या 11 सेंटीमीटर, स्मॉल आर्ट साइज है। ठीक है, नॉट द लाइफ साइज। 8th schedule of Indian Constitution lists 22 languages recognized as the scheduled languages of India. ठीक है जी, 8वें शेड्यूल में कितनी लैंग्वेजेस हैं? 22 लैंग्वेजेस हैं। इसकी मैं कई बार ट्रिक बता चुका हूं। ठीक है जी, इसमें अगर आपने CDS और CAPF के सेशंस भी देखे हैं मेरे चैनल पर, तो इसमें हमने डिस्कस किया है कि पहले 14 लैंग्वेजेस थी, फिर एक ऐड हुई, फिर 3 ऐड हुई, फिर 4 ऐड हुई। ठीक है, एक में सेंधा नमक खाया और दिमाग तेज चलने लग गया और बोर्ड मास की प्रॉब्लम सॉल्व कर दी।
ठीक है, ये कंसेप्ट समझ आ गया। तो सेंधा से सिंधी, ठीक है, सेंधा से सिंधी, और नमक से हो गया नेपाली मणिपुरी कोंकणी, नेपाली मणिपुरी कोंकणी, और इसमें हो गया बोडो डोगरी मैथिली संथाली। ठीक है, इसमें एक और चीज है, ये 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ऐड हुआ, नमक वाला 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से हुआ, दोनों को ऐड करेंगे तो 92, तो ये 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ऐड हुआ। ठीक है जी, सो 21, 71, 92, सेंधा नमक ये हो गया, तो ये बिल्कुल ठीक है जी। संस्कृत इज द लिटर्जिकल लैंग्वेज ऑफ हिंदुइज्म, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, एंड इट इज वन ऑफ द 22 लैंग्वेजेस लिस्टेड इन द 8th शेड्यूल। अब देखो, ये तो बहुत ही ऑब्वियस है कि यार 8th शेड्यूल की लैंग्वेजेस में संस्कृत होगी। ठीक है, जिसको मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस कहते हैं। कोंकणी स्पोकन इन वेस्टर्न कोस्टल रीजन ऑफ इंडिया वाज एडेड टू द 8th शेड्यूल इन 71st। ये देखो, नेपाली मणिपुरी कोंकणी, तो कोंकणी वर्ड था, तो ये बिल्कुल ठीक है, और 71st में ऐड हुआ है, तो ये ट्रिक से आपका ये वाला भी हो गया। सो 1 and 3 है आंसर, तो ऑप्शन ही एक बचता है। अच्छा, ये क्या होता है, लिटर्जिकल लैंग्वेज क्या होता है? बेसिकली ये वो लैंग्वेज होती है जिसमें हमारा जनरली एंशंट लिटरेचर लिखा गया होता है। ठीक है, सो जिसमें हमारे रिलीजियस टेक्स्ट हैं, ठीक है, जो एक टेक्स्ट हैं जिनको हम पब्लिकली वर्शिप करते हैं। ठीक है, जैसे हमारे वेद हो गए, उपनिषद हो गए, ठीक है, अरण्यक हो गए। ठीक है, सो जैसे क्रिश्चियनिटी, वेदास इन हिंदुइज्म, और लैंग्वेज में हैव लिटर्जिकल स्टेटस, इट इज एक्सक्लूसिवली यूज्ड फॉर फॉर्मली इन वर्शिप। ठीक है, जैसे लैटिन है रोमन कैथोलिक्स में, संस्कृत हिंदुइज्म में, अरबिक इस्लाम में, हिब्रू जुडाइज्म में। अब देखो, इसमें आपको ये समझना है कि बुद्धिज्म और जैनिज्म वाला ऑप्शन ब्रॉडली सही है। देखो, बुद्धिज्म की जब शुरुआत होती है, गौतम बुद्ध आते हैं, वो कहीं ना कहीं हिंदुइज्म में ही जो जटिलता थी उसको चैलेंज करते हैं। तो शुरुआत में पाली लैंग्वेज में टेक्स्ट लिखा गया है बुद्धिज्म का, बट इवेंचुअली हम ये देखते हैं कि वो भी संस्कृत को अपनाते हैं। ठीक है, मतलब इट इज आयरॉनिकल कि जिसकी खिलाफ शुरुआत हुई थी, अल्टीमेटली दे अडॉप्टेड जो है आपका संस्कृत। सिमिलरली विद द जैनिज्म ऑल्सो, जैनिज्म ने प्राकृत भाषा, ठीक है, जो है अर्ध मगधी भाषा, प्राकृत भाषा इस्तेमाल करी, बाद में चलकर वो भी संस्कृत में आते हैं। ठीक है, तो हिंदुइज्म के लिए तो है ही, इसके लिए भी ब्रॉडली आप कह सकते हैं। अगेन, अगर कोई इस स्टेटमेंट को थोड़ा टेक्निकली देखेगा तो हो सकता है वो स्टेटमेंट को कहे कि नहीं, ये पार्शली करेक्ट है या पार्शली इनकरेक्ट है। बट जैसे मैंने आपको कहा कि इस एग्जाम में जो अभी तक मुझे समझ आया है कि ब्रॉड स्टेटमेंट हमें देखनी है। ठीक है, और ये सही है। ठीक है, और ऑप्शन से भी अगर मेरे को पता है कि 1 और 3rd ठीक है, तो ऑप्शन ही एक बैठ रही है, 1 2 3। ठीक है जी, उस तरीके से भी आप क्वेश्चन को टिक कर सकते हैं। Consider the following statement: HDI is a composite index that account for life expectancy at birth, mean years of schooling, expected years of schooling and gross national income per capita। अब देखो, HDI पे 2 क्वेश्चन हो गए एक तरीके से। ठीक है, एज पर यूएनडीपी रिपोर्ट इंडिया की जो HDI वैल्यू है सॉ अ डिक्लाइन ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक, जो कि काफी देशों में हुआ क्योंकि इनकम नहीं थी। ठीक है, और सीधा सीधा हेल्थ स्टेटस और बहुत सारी चीजों में, और बहुत बच्चों का स्कूल छूट गया। ठीक है, तो ओवरऑल जो है हमें HDI वैल्यू कम होती हुई नजर आती है, तो ये ठीक है, ये भी ठीक है। HDI फॉर इंडियाज फीमेल पॉपुलेशन हैज बीन हिस्टोरिकली लोअर देन दैट ऑफ मेल पॉपुलेशन। बिल्कुल, HDI जो है फीमेल पॉपुलेशन का कम रहा है क्योंकि उनका जो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ फॉर फीमेल इज हायर, बट मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग, एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग, ग्रॉस नेशनल इनकम जो है महिलाओं के केस में वो कम देखने को मिलता है। तो ओवरऑल वैल्यू जो है HDI वैल्यू फीमेल पॉपुलेशन के लिए, वो मेल पॉपुलेशन के कंपैरिजन में कम देखने को मिलता है। तो ब्रॉडली ये स्टेटमेंट सही है आपका। इनइक्वालिटी एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कंसिडर इनइक्वालिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, नाम से क्लियर है, इनइक्वालिटी एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट, कि भाई कितनी असमानता है। क्योंकि जब हम फिगर लेते हैं कि इतनी लिटरेसी रेट है, ठीक है, तो हमने अभी डिस्कस किया कि भाई 7 साल की उम्र से ऊपर जो है कोई लिख पढ़ सकता है तो लिटरेट है। भाई एक तरफ लोग PhD हो सकते हैं, एक तरफ हो सकता है कोई 5वीं पास है, 10वीं पास है, और कितना है, तो इनइक्वालिटी कितनी है इनकम में, हम एवरेज इनकम ले लेते हैं। ठीक है, हमने कहा कि ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा, बट एक जो है टॉप 100 रिचेस्ट
इंडियंस या टॉप 1000 रिचेस्ट इंडियंस और एक बॉटम की 10 करोड़ 20 करोड़ 30 करोड़ की पॉपुलेशन है जो बेयरली कहते हैं ना अपना गुजारा चला पा रही है, तो वहां पर इनइक्वालिटी एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात है जो इनइक्वालिटी देखता है इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ईच डायमेंशन अक्रॉस द पॉपुलेशन। बिल्कुल ठीक है, तो आंसर इसमें ब्रॉडली आपका क्या हो गया 1 2 3 4। ठीक है, चारों ही स्टेटमेंट यहां पर सही है। ठीक है जी, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स आर ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स? ठीक है जी, ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स कौन कौन सी हैं? ठीक है, ईस्ट मतलब इस तरफ बहने वाली, तो गंगा, ठीक है, फिर नर्मदा, ओ सॉरी, गंगा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, पेन्नार, ठीक है, और गोदावरी, कृष्णा, तापी और नर्मदा क्या है, वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है, इसीलिए एस्चुरी बनाती हैं। माही हो गया, नर्मदा हो गया, तापी हो गया, फिर उसके बाद आपका जो है जो गोवा की रिवर्स है, मांडोवी है, जुआरी है, केरल में पेरियार है, ये सारी क्या है, वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं। तो आंसर क्या हो गया 1 एंड 3 या ए एंड सी? सो ए एंड सी ओनली। ठीक है जी, ए एंड सी, बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, ओके। ये थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा टेक्निकल है। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस आर इंक्लूडेड इन पर्सनल टैक्सेस, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, नेट करंट ट्रांसफर्स, नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। देखो, डिस्पोजेबल इनकम क्या होता है, पहले बात तो ये समझ लो कि ऐसे समझो कि एक इंसान की 1 लाख सैलरी है। ठीक है, कई बार एक कॉर्पोरेट कल्चर में बड़ा यूज होता है, कह रहा देखने के लिए बड़ा फैंसी पैकेज होता है, वो कह रहा है कट कटा के यार बहुत कम आता है। ठीक है, आपने ये कथन जो है बहुत लोगों से सुना भी होगा कि यार इतना जो है ये इतना खर्चा इसमें काट लिया उन्होंने, सरकार टैक्स ले गई, बाद में जो कहते हैं ना इन हैंड सैलरी तो बहुत कम बचती है। तो जो इन हैंड सैलरी है या डिस्पोजेबल इनकम है जिसको मैं खर्च कर सकता हूं, जो मेरा है सब सारे टैक्सेस निकालने के बाद, ठीक है, तो वो हो गया डिस्पोजेबल इनकम। अब देखो यहां पर एक है पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, एक है नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। अच्छा, एक इकोनॉमी में हम एक चीज पढ़ते हैं एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, नेट नेशनल इनकम फैक्टर। अब देखो मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, अदरवाइज फिर ये सेशन बहुत बड़ा हो जाएगा। इसके लिए आप पेड सेशंस देख सकते हैं जिसमें मैंने ये जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस इतना डिटेल में डिस्कस किया है, बेसिक से समझाया हमने उसको। तो यहां पर इसको जो है नेशनल इनकम कहा जाता है। फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, ये जो मैं यहां पर बताना चाहता हूं। फैक्टर कॉस्ट, देखो कोई भी चीज है, मान लो ये पेन है, आप कहते हैं ये पेन 100 रुपए का है, फैक्ट्री के गेट तक, आगे नहीं, फैक्ट्री के गेट तक जो इसकी प्रोडक्शन है वो 100 रुपया है। तो यार कैसे पता लगा 100 रुपया है, तो उसमें 4 फैक्टर्स आते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। लैंड जो जगह है, ठीक है जी, जहां पर ये पेन की फैक्ट्री लगी हुई है, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, या तो वो लैंड किसी व्यक्ति की खुद की होगी या उसने किराए पे ली होगी। अगर खुद की भी है तो वो लैंड पे कुछ ना कुछ उसकी रेंटल वैल्यू है, अगर वो उस जमीन को किराए पे देता तो उसको कुछ रेंट मिलता, तो वो चीज इंक्लूड होगी। लैंड, लेबर, तो इस पे जो काम कर रही है लेबर, ठीक है, उसकी सैलरी, पे, पर्क्स, ठीक है, वो हो गया। लैंड, लेबर, कैपिटल, अब इसको बनाने के लिए जो मशीनरी चाहिए थी, ठीक है, उस मशीनरी को लोन लेकर लगाया गया होगा। नहीं, अगर खुद की मशीनरी है तो उसके अगेन उसका जो है एक कंपोनेंट है, मान लीजिए उसका एक कंपोनेंट इन द फॉर्म ऑफ के इंटरेस्ट की फॉर्म में। ठीक है, तो इंटरेस्ट जो भी पैसा लगाया गया है, कैपिटल है उसका ब्याज। चौथा चीज एंटरप्रेन्योर, जिसने ये सारी चीजें इकट्ठे लेकर आया, उसका प्रॉफिट। ठीक है, तो ये चारों मिलकर क्या बनाती हैं, फैक्टर कॉस्ट बनाती हैं। फैक्ट्री के गेट पे पेन बनकर तैयार हुआ, सरकार खड़ी है, सरकार के वाह शाबाश बहुत बढ़िया काम किए हो, ठीक है, हमारा हमारा हिस्सा, हाँ जी, टैक्स बेसिकली लाइए टैक्स। ठीक है, तो कह रहे हैं कि वो कह रहा है कितना टैक्स है जी, वो कह रहा है जी इस पे सपोज 20% टैक्स है, तो सरकार 100 रुपया बनाने पे लगा था, 20 रुपए सरकार ले गई, क्योंकि फाइनल कंज्यूमर तक जो है वो 120 रुपए में पहुंच रहा है। फिर इस कंपनी वाले ने कहा कि भाई साहब ऐसा है कि ये पेन बच्चों के काम आ रहा है, बच्चे पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई करेंगे, आगे बढ़ेंगे, देश का नाम रोशन करेंगे, कह रहे ये काम तुमने सही कह रहे, तो ठीक है, तो हम तुम्हें सब्सिडी भी देते हैं। ठीक है, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो जो टैक्सेस हैं, टैक्सेस में से जब सब्सिडीज को माइनस किया जाता है,
ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्सेस में से जब सब्सिडीज को माइनस किया जाता है तो वो हो जाता है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है भाई, एक तरीके से सरकार ने 20 रुपए टैक्स लिया पर 10 रुपए वापिस भी कर दिए कि यार ये काम ना बहुत अच्छा कर रहे हो तुम और ये देश के लिए अच्छा है तो हम तुम्हें सब्सिडी भी दे रहे हैं। या सरकार ने कहा कि तुम वहां पे फैक्ट्री लगाओगे, बुंदेलखंड में फैक्ट्री लगाओगे या विदर्भा में फैक्ट्री लगाओगे तो हम तुम्हें बेनिफिट देंगे, तुम्हें लैंड सस्ते पे देंगे, तुम पे टैक्स नहीं लगाएंगे शुरू 5 साल तक। तो इस तरीके से सब्सिडी देता है। तो अब आपको यह समझना है कि जो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, पहली बात तो ये क्लियर हो गया नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या है। अच्छा, जो नेशनल डिस्पोजेबल इनकम है, ठीक है, इसमें आपका अब ये जो सारा टैक्स है ये किसके पास जा रहा है? सरकार के पास जा रहा है। सरकार जो ये बहुत सारी योजनाएं चलाती है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं, कहां से आ रहा है पैसा ये? ठीक है, तो ये सारा टैक्सेस से जो पैसा सरकार को आ रहा है, तो वो क्या है? वो सरकार के लिए एक तरीके से डिस्पोजेबल इनकम हो गई ना। एक हमारे इंडिविजुअल लेवल पे जो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम है और एक नेशनल लेवल पर है जिसमें सरकार के पास है। तो ये चीज किस में इंक्लूड होती है? नेशनल डिस्पोजेबल इनकम में इंक्लूड होती है। मैंने काफी डिटेल में समझा दिया है, आई होप ये समझ आ गया होगा। अभी भी किसी को डाउट होगा तो प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स, और अदरवाइज आप थोड़ा सा इसको जो है पॉज करके इसको पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, ये मैंने काफी डिटेल में इसमें यहां पर मेंशन किया हुआ है, ये भी आप थोड़ा पॉज करके पढ़ सकते हैं। वैसे मैंने ये सारा समझा दिया है मोटा मोटा सारी चीजें। ओके, नेक्स्ट आपका कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। विजयनगर एम्पायर वाज एस्टैब्लिश्ड बाय हरिहर एंड बुक्का। बहुत ही स्टैंडर्ड 1336 में, ठीक है जी, 1336 में ये आपकी शुरुआत होती है। कृष्णदेवराया 12th क्लास की जो एनसीईआरटी है, थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री, उसका एक पूरा चैप्टर है विजयनगर एम्पायर पे। अगर आपने वो अच्छे से पढ़ा है तो ये क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल हलवा टाइप है। इसलिए मैं कहता हूं हिस्ट्री जो हमने चैप्टर वाइज क्विजेस बनाए हैं एनसीईआरटी के, ठीक है, ncrtquiz.com पर जाकर उनको जरूर अटेम्प्ट करो अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो। ठीक है, तो एनसीईआरटी से बाहर नहीं है मोस्ट ऑफ द चीजें। ओके, कृष्णदेवराया द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ विजयनगर एम्पायर बिलोंग टू द तुलवा डायनेस्टी। इसका भी मैं आपको बताता हूं। बैटल ऑफ तालीकोटा लेड टू द डिक्लाइन ऑफ चोला एम्पायर। जी नहीं, बैटल ऑफ तालीकोटा अगेन इसको आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा। बैटल ऑफ तालीकोटा जो है, देखो जो बहामनी सल्तनत है, बहामनी सल्तनत में 5 मेन रूलर्स, मतलब कह लीजिए सल्तनत थी या एम्पायर से, गोलकंडा, बीजापुर, बेराड़, बिदर, ठीक है, ये आपस में एक साथ आते हैं और विजयनगर एम्पायर को हराते हैं। तो बैटल ऑफ तालीकोटा के बाद ही कहा जाता है कि विजयनगर एम्पायर का हमें डिक्लाइन देखने को मिलता है। विजयनगर एम्पायर कहां पर है? हम्पी, प्रेजेंट डे कर्नाटका वाला जो रीजन है। ठीक है जी, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें हम महानवमी डिब्बा की बात करते हैं। कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखना, जिनको उन्होंने पढ़ा है उनको मजा आ जाएगा। महानवमी डिब्बा लिखना क्या है, महानवमी डिब्बा के बारे, उसके बाद विरूपाक्षा टेम्पल लिखना क्या है, जो है हजरा राम टेम्पल क्या है। ठीक है, तो ये कुछ बहुत, अमर नायक सिस्टम क्या है, ये कुछ स्टैंडर्ड टर्म्स हैं जिसको हमने क्लास में बहुत डिटेल में डिस्कस किया। ठीक है, बाद में अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो उसमें हम डिस्कस कर लेंगे। तो ये अच्छा, इसमें 4 डायनेस्टीज हैं, 4 डायनेस्टी थी विजयनगर एम्पायर में। इसकी भी ट्रिक है एसएसटीए। एसएसटी पढ़ते थे ना हम, ठीक है, एसएसटी पढ़ते थे, सोशल स्टडीज पहले, आई डोंट नो, हम बचपन में थे तो एसएसटी बोलते होते थे सोशल स्टडीज को। तो सोशल स्टडीज बड़ा आसान सब्जेक्ट है, ऐसा लोगों को लगता था, ऐसा है नहीं है वैसे। सोशल स्टडीज जो है आसान है। तो संगम, सुलवा, तुलवा, अराविदु, संगम, सुलवा, तुलवा, अराविदु। ठीक है जी, तो ये है आपकी 4 डायनेस्टीज। ठीक है जी, तो ये आपका, ये बिल्कुल ठीक है, ये भी ठीक है। आंसर हो गया आपका 1 और 2। ठीक है जी, इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फॉर्म्ड इन 1885 विद एओ ह्यूम एज इट्स फर्स्ट प्रेसिडेंट। एओ ह्यूम ने शुरुआत करी, पर पहले प्रेसिडेंट कौन थे? वोमेश चंद्र बनर्जी या वोमेश चंद्र बैनर्जी। ठीक है, तो ये गलत हो गया। मुस्लिम लीग वाज फाउंडेड इन 1906 एंड प्रपोज द आइडिया ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम्स विद द लखनऊ पैक्ट। ओके,
इस पे भी मैं आता हूं। ऑल इंडिया किसान सभा वाज एस्टेब्लिश इन लखनऊ इन 1936 टू एड्रेस द इश्यूज ऑफ पीजेंट्री। ये सही है, ऑल इंडिया किसान सभा 1936 में बनी। एंड गदर पार्टी वाज एन इंटरनेशनल पॉलिटिकल मूवमेंट फाउंडेड बाय पंजाबी इंडियंस, ठीक है, इन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड कनाडा विद द एम ऑफ लिबरेटिंग इंडिया फ्रॉम द ब्रिटिश रूल। बिल्कुल ठीक है जी। गदर पार्टी यूएस में, अच्छा यूएस अलाउ कर रहा था क्योंकि यूएस और यूके अलग अलग देश हैं, बट जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होती है, जब यूएस और यूके साथ में लड़ते हैं, तो फिर यूके कहता है कि भाई साहब एक तरफ आप हमारी तरफ साथ लड़ रहे हो और दूसरी तरफ जो गदर रेवोल्यूशनरीज हैं वो आपके यहाँ पर एंटी ब्रिटिश बातें कर रहे हैं, तो इनको इन पे एक्शन लो, फिर यूएस उन पे एक्शन लेता है, ठीक है। तो ये सही है, ये सही है। अब इसमें ऑप्शन देखो 3 और 4 है ही नहीं है। ऑप्शन क्या है आपका 2, 3, 4। अब यहां पर ना सेकंड स्टेटमेंट भी अगेन जैसे मैंने पहले भी कहा, अगर थोड़ा सा टेक्निकली देखेंगे तो गलत स्टेटमेंट है, पार्शली करेक्ट है, ठीक है। कैसे देखो, मुस्लिम लीग 1906 में बनी, ये सही है। अब 1906 में बनने के बाद, ठीक है, ये ब्रिटिश सरकार के सामने क्या रखते हैं कि भाई मुस्लिम के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स होने चाहिए, जिसको कि जो उस समय ब्रिटिश इंडियन सरकार थी वो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के तहत, ठीक है, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के तहत, जिसको हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 कहते हैं, उसमें उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट एक्सेप्ट कर लिए फॉर मुस्लिम्स, ठीक है जी। अच्छा, अब जिसको कांग्रेस ने विरोध भी किया, ऑलरेडी 1907 में सूरत स्प्लिट हो रखा था, मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट अलग हो रखे थे। अच्छा, ज्यादा सुनने मतलब इट इज लाइक कि कांग्रेस बटी हुई है, मुस्लिम लीग की डिमांड आपने एक्सेप्ट कर ली, तो डिवाइड एंड रूल चल रहा है खुल्लम खुल्ला, ठीक है, ब्रिटिश सरकार के द्वारा। अच्छा, अब क्या होता है 1916 में लखनऊ पैक्ट होता है। लखनऊ पैक्ट में बेसिकली दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। एक तो एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट साथ में आ जाते हैं, और दूसरा कांग्रेस और मुस्लिम लीग साथ में आते हैं। अब मुस्लिम लीग की एक कंडीशन है कि भाई हम आपके साथ समझौता तब करेंगे जब जो है आप जो है सेपरेट इलेक्टोरेट को मान लोगे, जो कि कांग्रेस एक्सेप्ट भी कर लेती है, ठीक है। तो अब यहां पर इन्होंने लिखा है कि प्रपोज द आइडिया ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम्स विद द लखनऊ पैक्ट, ठीक है। लखनऊ पैक्ट के साथ उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट्स की बात नहीं की, उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट की बात पहले कर चुके हैं और एक्सेप्ट भी हो चुका है। 1916 में तो कांग्रेस ने एक्सेप्ट किया है, उससे पहले सेपरेट इलेक्टोरेट आ चुका है। तो ये स्टेटमेंट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, या कहें तो पार्शली इनकरेक्ट है, ठीक है। दो अलग अलग चीजें हैं। पहला स्टेटमेंट ये सही है, ये वाला पार्ट जो है अगर आप टेक्निकली देखें तो रॉन्ग है, बट क्योंकि ऑप्शन यहां पर और कोई बैठ नहीं रही है, एक ही ऑप्शन बैठ रही है, और उन्होंने आंसर भी, ऑफिशियल आंसर की भी 2, 3, 4 दिया है, ठीक है। चूजन ऑप्शन जैसे मैंने यहां पर लिखा है 2, 3, 4, तो आंसर हम भी 2, 3, 4 लेके चल रहे हैं। मैंने आपको बता दिया कि थोड़ा सा टेक्निकली ये रॉन्ग है, अगर आपने अच्छे से हिस्ट्री पढ़ा है तो, ठीक है। तो आंसर हो गया आपका 2, 3, 4। ये पूरी कहानी है, ठीक है जी। ओके, सो यहां पर आज का सेशन समाप्त होता है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। आई होप ये जो वीडियो है या ये हमारी जो पहल है, कोशिश है, ये बहुत सारे बच्चों को हेल्प कर रही होगी। ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक ये शेयर कीजिए, क्योंकि ये फ्री मटेरियल हम लेके आ रहे हैं, इसमें बहुत मेहनत लगती है, ट्रस्ट मी। एक सेशन को लाने में पीछे बहुत सारे लोगों का एफर्ट है, और बहुत सारे लोग इस हमारे चैनल को देख रहे हैं, काफी ज्यादा कंटेंट देख रहे हैं, पर वो सब्सक्राइब नहीं कर रहे। इससे थोड़ा सा हमारी जो टीम है उसको भी मोटिवेशन मिलती है टू ब्रिंग मोर सच मटेरियल। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को समझने के बाद ही आप ये आइडिया लगा पाएंगे कि हमें अपनी तैयारी को किस लेवल पे और किन चीजों पे फोकस करना है, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा अपना जो है प्रिपरेशन कर सकें, सही डायरेक्शन में प्रिपरेशन कर सकें, ठीक है। तो इसीलिए मैंने कहा भी है कि हम ये सीरीज कंटिन्यू करेंगे और उसके बाद हम एनालिसिस करेंगे किस तरीके के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।